हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, पिछली क्लास में हमने क्रिस्टल तंत्र के प्रकार पढ़ लिए थे और मैंने आपको बताया था क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। आज की इस क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है घन की ज्यामिति। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि एक घन में कोनों की संख्या 8 होती है, फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और घन केंद्र की संख्या 1 होती है। यदि आपने अभी तक मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वरना आज आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिएगा, अब आपको कुछ बातें याद रखनी है, देखिएगा, और उनको समझना भी है। घन का प्रत्येक कोना 8 घनों में उभयनिष्ठ होता है। घन का प्रत्येक कोना 8 घनों में उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, 8 घनों में उभयनिष्ठ होता है। अतः घन के एक कोने पर अवयवी कण का 1/8वां अंश प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि घन का प्रत्येक कोना 8 घनों में उभयनिष्ठ किस प्रकार से होता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं क्रिस्टल जालक के ऊपर। तो देखिएगा, इस क्रिस्टल जालक को आप ध्यान से देखिएगा और इसका एक अवयवी कण में जो है वो बीच वाला ले रहा हूँ। ये अवयवी कण मैंने लिया, इस अवयवी कण को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। देखिएगा, इस अवयवी कण को ध्यान से देखिएगा और इस कोने को ध्यान से देखिएगा जिस पर ये अवयवी कण रखा हुआ है। ये कोना बताओ कितने घनों में आपको उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। देखो, टोटल 8 घनों में ये कॉमन है। किस प्रकार से? देखो, एक तो घन ये रहा नंबर 1, दूसरा एक, देखो एक के पीछे वाला जो नंबर 1 है उसके पीछे वाला 3 नंबर हो गया, और 2 के पीछे वाला क्या हो गया 4। तो 1 2 3 4, और 4 घन इन 4 घन के ऊपर स्थित है, 5 6 7 और 8। तो बताओ ये जो कोना है वो कितने घनों में उभयनिष्ठ हो गया? 8 घनों में उभयनिष्ठ हो गया। यानी घन का प्रत्येक कोना 8 घनों में क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। अब इस घन के कोने पर जो अवयवी कण रखा हुआ है उस अवयवी कण का कितना अंश प्रत्येक घन को प्राप्त होने वाला है? 1/8। ये कैसे प्राप्त हुआ? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट को 2 बच्चों में बांटना है। तो बताओ प्रत्येक बच्चे को इसका कितना भाग मिलेगा? 1/2, 1/2। चलिएगा, मान लीजिएगा कि मेरे पास एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट को 3 बच्चों को बांटना है बराबर बराबर। तो बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलने वाला है? 1/3। 4 बच्चों को बांटना हो तो कितना भाग मिलेगा? 1/4। 5 बच्चों को बांटना हो तो 1/5। 6 बच्चों को बांटना हो तो 1/6। 7 बच्चों को बांटना हो तो 1/7। और उस चॉकलेट को यदि 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो बताओ प्रत्येक बच्चे को उस चॉकलेट का कितना भाग मिलने वाला है? 1/8। तो ये जो अवयवी कण है, इस अवयवी कण को हमें 8 घनों में बांटना है। तो बताओ प्रत्येक घन को इस अवयवी कण का कितना अंश प्राप्त होने वाला है? 1/2वां भाग। तो आपके समझ में आया होगा कि घन का जो प्रत्येक कोना होता है वो 8 घनों में उभयनिष्ठ होता है और उस कोने पर रखा हुआ अवयवी कण का 1/8वां अंश प्रत्येक घन को प्राप्त होता है। चलिएगा, दूसरा पॉइंट है, घन का प्रत्येक फलक 2 घनों में उभयनिष्ठ या कॉमन होता है। अतः घन के प्रत्येक फलक पर अवयवी कण का 1/2वां अंश प्राप्त होता है। इसको भी हम समझ लेते हैं किस प्रकार से हुआ। घन का प्रत्येक फलक कितने घनों में उभयनिष्ठ होता है? 2 घनों में उभयनिष्ठ होता है। जैसे देखो, मैं इस क्रिस्टल जालक में एक फलक ले रहा हूँ, ये वाला, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। बताओ ये फलक कितने घनों में उभयनिष्ठ है? 2 घनों में उभयनिष्ठ है, नंबर 1 और एक इसके पीछे वाला। जैसे आपके कमरे की जो दीवार है वो कितने कमरों में कॉमन होती है? 2 में होती है। ठीक है, जैसे 2 कमरे बनाने हैं तो बीच में एक दीवार आती है। तो बताओ वो दीवार इस वाले कमरे में भी काम आ जाती है और इस वाले कमरे में भी काम आ जाती है। तो फलक कितने घनों में उभयनिष्ठ होता है? 2 घनों में। तो बताओ फलक के केंद्र पर रखा हुआ जो अवयवी कण है उसका कितना अंश प्रत्येक घन को प्राप्त होने वाला है?
1/2वां अंश। तो फलक पर अवयवी कण का कितना अंश प्राप्त होता है? 1/2। चलेगा। अगला पॉइंट है, घन का प्रत्येक किनारा 4 घनों में उभयनिष्ठ होता है। घन का प्रत्येक किनारा 4 घनों में उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, अतः घन के प्रत्येक किनारे पर अवयवी कण का 1/4वां अंश प्राप्त होता है। इसको वापस से समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। किनारा 4 में कॉमन होगा, जैसे ये मैंने क्रिस्टल जालक मैंने वापस निकाल लिया। कोई भी एक आप किनारा ले लीजिएगा, जैसे मैंने ये वाला किनारा ले लिया। बताइएगा ये कितने घनों में कॉमन है? 4 में। 1 2 3 और 4, 2 नीचे वाले और 2 ऊपर वाले। ठीक है, तो बताओ 4 घनों में उभयनिष्ठ है, तो इस किनारे के केंद्र बिंदु पर रखा हुआ जो अवयवी कण है उसका कितना कितना अंश प्रत्येक घन को प्राप्त होने वाला है? 1/4वां अंश प्राप्त होने वाला है। तो घन का प्रत्येक किनारा 4 घनों में उभयनिष्ठ होता है, अतः घन के प्रत्येक किनारे पर अवयवी कण का 1/4वां अंश प्राप्त होता है। चलो अगली बात, घन का घन केंद्र उसी घन में उपस्थित होता है, अतः घन के घन केंद्र पर अवयवी कण का पूरा अंश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? जैसे घन है, घन का जो घन केंद्र है वो उसी का होगा, किसी अन्य घन का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि घन के घन केंद्र पर अगर कोई हम अवयवी कण रखेंगे, जैसे आप अपने कमरे के एकदम बीच में हवा में किसी अवयवी कण की कल्पना करो, तो वो अवयवी कण जो होगा उस अवयवी कण पर केवल आपका ही अधिकार होगा, किसी अन्य कमरे के व्यक्ति पर उसका अधिकार नहीं होने वाला। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ मैं यहाँ तक कि घन का प्रत्येक कोना 8 घनों में कॉमन होता है, अतः घन के एक कोने पर अवयवी कण का कितना अंश प्राप्त होता है? 1/8वां अंश। फलक 2 घनों में उभयनिष्ठ होता है, 1/2वां अंश। घन का प्रत्येक किनारा 4 घनों में उभयनिष्ठ, 1/4वां अंश। और घन केंद्र उसी घन में उपस्थित, अतः अवयवी कण का पूरा अंश प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या Z ज्ञात करना। यानी किसी क्रिस्टल जालक की कोई एक एकक कोष्टिका है, उस एक एकक कोष्टिका के पास कितने अवयवी कण उपस्थित हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमारा जो टॉपिक है वो है प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या Z ज्ञात करना। उस संख्या को मैं Z मान के चलूँगा। बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूंगा सरल घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका, हमने आपको सरल एकक कोष्टिका पढ़ाई थी। अब वो जो सरल एकक कोष्टिका है उसको मैं घनीय मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ? घनीय। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका जो होती है उसे हम शॉर्टकट के अंदर SCC कहते हैं। SCC का मतलब है, S का मतलब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो SCC भी इसको कहते हैं। चलिएगा, SCC में अवयवी कण कहाँ होते हैं बताओ? केवल कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं। चलिएगा, केवल कोनों पर होते हैं, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। एक अवयवी कण का एक कोने पर कितना अंश प्राप्त होता है? 1/8। कुल कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। तो बताओ प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/8 × 8 = 1। इसका मतलब सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। आप ही सोचिएगा, सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल और केवल कहाँ होते हैं? कोनों पर। तो आपको वो 8 कण दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या एक कोने पर स्थित जो अवयवी कण है क्या उसका पूरा अंश उस एकक कोष्टिका का है क्या? नहीं, उस कोने पर उपस्थित अवयवी कण का केवल 1/8वां अंश उस एकक कोष्टिका को मिल रहा है। तो 1/8वां अंश कितने स्थानों से मिलेगा? कितने कोनों से मिलेगा? 8 कोनों से। तो 1/8 × 8 बराबर कितना हो गया? 1। इसका मतलब SCC के लिए Z का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी SCC में एकक कोष्टिका SCC में अवयवी कणों की संख्या 8 नहीं होती। कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि प्रत्येक कोने से केवल कितना भाग प्राप्त होता है अवयवी कण का? 1/8वां भाग प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे
काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए, जिसे हम बीसीसी भी कहते हैं। देखिएगा, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका बीसीसी, बी का मतलब है बॉडी, सी का मतलब है सेंटर्ड, क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बी सी सी। ठीक है। अच्छा, बीसीसी में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं, और एक अवयवी कण कहाँ होता है? घन केंद्र पर होता है। तो बताओ कोनों से कितने अवयवी कण प्राप्त होने वाले हैं? एक। भाई एक अवयवी कण का एक कोने पर अंश कितना? 1/8। कुल कोनों की संख्या कितनी? 8। अतः कोनों पर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। और घन केंद्र पर कितना अवयवी कण होता है? 1 होता है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो जेड का मान हो गया 2। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए जेड का मान कितना होता है? 2 होता है। चलिएगा, तीसरी एकक कोशिका है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, एफसीसी। पूरा नाम है फेस, एफ मीन्स हो गया फेस, सी मीन्स हो गया सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। चलिएगा, एफसीसी या फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं तथा प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर होते हैं। तो बताओ कोनों से कितने अवयवी कण प्राप्त होंगे? 1/8 गुणा 8 बराबर 1। और फलकों से कितने प्राप्त होंगे? प्रत्येक फलक से 1/2 मिलेगा अवयवी कण अंश। तो 1/2 गुणा 6, तो बताओ कितने हो गए? 3। और 3 और 1 कितने हो गए? 4। देखिएगा, एक अवयवी कण का एक कोने पर अंश कितना हो गया? 1/8। कुल कोनों की संख्या 8, अतः कोनों पर अवयवी कण कितने हो गए? 1 हो गए। फलक पर अवयवी कण कितना होता है? 1। और फलक पर अवयवी कण का कितना अंश प्राप्त होता है? 1/2। और फलकों की संख्या होती कितनी है? 6। इसका मतलब 1/2 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 3। 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो बहुत आसान सी बात मैंने आपको बताई। एससीसी के लिए जेड का मान 1 होता है, बीसीसी के लिए जेड का मान 2 होता है, और एफसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है? 4 होता है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में आपको ये जो डाटा है वो डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे मैंने एक समरी बनाई है, टेबल देखिएगा। एकक कोशिका का नाम और जेड, एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, और एफसीसी के लिए कितना? 4। तो ये आप डायरेक्टली याद कीजिएगा। 1 2 का 4 ट्रिक भी मैंने बनाई है। 1 2 का 4 बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जेड का मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, और एफसीसी के लिए कितना? 4। चलिएगा, इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न एकक कोशिकाओं के लिए भुजा लंबाई a व अवयवी कण की त्रिज्या r के मध्य संबंध ज्ञात करना। देखिएगा, कोई भी एकक कोशिका है वो हम घनीय प्रकार की लेके चलते हैं, तो उसकी भुजा लंबाई मैंने कितनी मान ली? a। इसका मतलब इसकी सारी भुजाओं की लंबाई a ही होगी, क्योंकि ये क्या है? घन है। क्या है? घन। और घन की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे मैंने भुजा लंबाई क्या मानी बताओ? a मानी। और अवयवी कण जो है वो गोलाकार होता है, और उसकी त्रिज्या मैंने क्या मान रखी है? r मान रखी है। तो हमें संबंध ज्ञात करना है a व r के बीच, a व r के बीच। तो हम सबसे पहले एससीसी के लिए संबंध ज्ञात करेंगे। किसके लिए? एससीसी। एससीसी में अवयवी कण कहाँ होते हैं बताओ? केवल और केवल कोनों पर होते हैं। तो हम कोई 2 अवयवी कण लेंगे कोनों के, और जो आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो देखो, एक अवयवी कण ये रहा, एक कोने का अवयवी कण ये रहा। चलिएगा, भुजा की लंबाई कितनी है? a है। चलिएगा, इस अवयवी कण की त्रिज्या क्या है? r, और इस अवयवी कण की त्रिज्या भी कितनी है? r। तो बताओ, ये जो भुजा लंबाई a है वो इस r और इस r के योगफल के क्या होगी? बराबर। तो बताओ a बराबर क्या होगा? r प्लस r, यानी a बराबर क्या हो गया? 2r। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एससीसी के लिए a और r में क्या संबंध होता है? आप देख पा रहे हैं a बराबर क्या होता है? 2r होता है। a बराबर क्या होता है? 2r होता है। अब हम बात करेंगे बीसीसी के लिए। देखिएगा, बीसीसी में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं तथा प्रत्येक फलक के कोनों पर होते हैं तथा
उस घन के घन केंद्र पर एक अवयवी कण होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अवयवी कण लेंगे जो आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। किस प्रकार से लेने हैं देखिएगा। एक तो हमने इस कोने का ये वाला, ये जो कोना है इसका ये वाला अवयवी कण ले लिया। दूसरा अवयवी कण हमने लिया उस एकक कोष्टिका के घन केंद्र पर जो अवयवी कण उसको ले लिया। और तीसरा अवयवी कण हमने ले लिया ये वाला। ठीक है, बताओ प्रत्येक अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है, r है। तो यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं, देखिएगा मैंने क्या किया, ये एक मैंने त्रिभुज बनाया। ठीक है, यहाँ पर तो बताओ ये जो अवयवी कण है इसकी त्रिज्या कितनी है, r, इसकी त्रिज्या कितनी है, r, इसकी त्रिज्या कितनी है, r, और ये हो गया अपना एक त्रिभुज। और ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। और इस त्रिभुज का नाम मैंने रख दिया PQR। ठीक है, तो बताओ जो P से R तक की लंबाई है क्या वो 4R के बराबर होगी कि नहीं होगी। P से लेकर R तक की लंबाई वापस से समझा देता हूँ। देखिएगा P बिंदु ये है और R बिंदु ये है, देख पा रहे हैं इसको आप, ये P बिंदु है और ये वाला बिंदु क्या है, R है। बताओ P और R के बीच की लंबाई कितनी होगी, 4R होगी कि नहीं होगी। देखो R R R, कितना R हो गया, 3R हो गया, और ये चौथा R ये हो गया। तो बताओ PR बराबर क्या होगा, 4R होगा। ठीक है, तो आप एक समकोण त्रिभुज इसके अंदर देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये देखिएगा। ठीक है, और PR की लंबाई कितनी है, 4R, और PQ की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे ये पॉइंट P है, PQ की लंबाई कितनी होगी A, और PR की लंबाई कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये क्या है, देखो ये नीचे एक वर्ग है, ये नीचे एक क्या है, वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या है, A और A। तो बताओ ये भुजा अगर A है, ये भुजा A है, तो बताओ ये क्या होगी, √2A होगी। कैसे, इसको फाइंड आउट कीजिएगा। आप कैसे करोगे फाइंड आउट, आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको लंब और आधार दे रखा है, तो कर्ण आप निकालिएगा, A² + A² इज इक्वल टू क्या हो गया, 2A²। तो बताओ 2A² इज इक्वल टू आप करोगे तो कितना आएगा, √2A आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो लंबाई है वो कितनी होगी, √2A होगी। किसी भी वर्ग का जो विकीर्ण होता है उसकी लंबाई हमेशा √2 गुणा भुजा होती है, और भुजा मैंने यहाँ पे क्या मान रखी है, A मान रखी है। चलिएगा, तो त्रिभुज PQR से, इसको मैं इधर समझा देता हूँ एक बार, देखिएगा। एक अवयवी कण मैंने यहाँ वाला लिया, एक मैंने यहाँ वाला लिया, और एक मैंने इस कोने वाला लिया, और ये इसका विकीर्ण हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये मैंने मान रखा है P, ये मैंने मान रखा है Q, और ये बिंदु मैंने मान रखा है R। ठीक है, अब देखिएगा ये त्रिज्या कितनी, R, ये त्रिज्या R, ये त्रिज्या R, और ये त्रिज्या कितनी हो गई R। तो आप ध्यान से देखिएगा PR की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, 4R के बराबर, और PQ की लंबाई किसके बराबर होगी, A के बराबर, और जो QR है वो इस वर्ग का विकीर्ण है, और वर्ग का विकीर्ण हमेशा क्या होता है, √2A होता है। तो देखिएगा समीकरण से त्रिभुज PQR से PR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताओ PR² बराबर PQ² प्लस QR²। अब PR का वैल्यू कितना है, 4R है, तो 4R का स्क्वायर बराबर PQ कितना है, A² और QR कितना है, √2A। QR कितना है, √2A। वर्ग का विकीर्ण हमेशा कितना होता है, √2A होता है, तो √2A का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 4R² इज इक्वल टू A² प्लस 2A², 4R² इज इक्वल टू 3A²। तो बताओ 4R इज इक्वल टू क्या आ गया, √3A। इसका मतलब संबंध क्या आया, √3A बराबर क्या होता है, 4R होता है। तो BCC के लिए संबंध आपको याद रखना है, √3A इज इक्वल टू 4R। एक बार मैं वापस से आपको समझा देता हूँ। देखिएगा ये एक एकक कोष्टिका है, बताओ कौन सी, BCC बना रहा हूँ। BCC में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं,
कोनों पर होते हैं तथा एक अवयवी कण कहाँ होता है, केंद्र बिंदु पर। तो एक तो मैंने अवयवी कण इस कोने का ले लिया, एक मैंने इसके घन के जो केंद्र पर अवयवी कण है वो ले लिया, और एक अवयवी कण मैंने ये वाला ले लिया। बताओ ये घन का विकिरण होगा कि नहीं होगा, चलेगा। ये भुजा ए हो गई और ये हो गया इस वर्ग का विकिरण, और वर्ग के विकिरण की लंबाई कितनी होती है, √2a होती है। आप इसको फाइंड आउट करके देखिएगा, वरना मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये त्रिज्या r, ये त्रिज्या r, ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या कितनी हो गई r। तो बताओ कितना हो गया टोटल 4r, और ये मैंने मान लिया PQR। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप जब संबंध ज्ञात करोगे तो आपके पास कितना आएगा, √3a = 4r। अब हम बात करते हैं FCC के लिए। देखो FCC में जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं तथा प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इसको आप देखिएगा, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। डायग्राम आप अपने आप देख लीजिएगा जो ऊपर बना हुआ है। ये एक ये एक एकक कोष्टिका है, और इस एकक कोष्टिका को मैं FCC बना देता हूँ। FCC बनाने के लिए अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं बताओ, कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर। तो मान लिया यह एक FCC एकक कोष्टिका है, तो मैं 3 कण ले लेता हूँ, एक तो इस कोने का, एक इस कोने का और एक इस फलक के केंद्र का, ठीक है। और ये जो फलक है ना, घन का जो फलक होता है वो वर्गाकार आकृति का होता है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, तो ये तो हो गया फलक का विकिरण, ये आधार मान लिया और ये क्या मान लिया, लंब मान लिया, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया PQR। त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। तो त्रिभुज PQR से देखिएगा आप, PR क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर = PQ क्या है, आधार मान लिया, तो आधार का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, और ये लंब मान लिया। तो बताओ ये क्या हो गया, QR, ठीक है, QR का स्क्वायर। तो PR स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। और PR की लंबाई कितनी होगी, 4R के बराबर होगी कि नहीं होगी। बताओ ये एक गोला है, इस गोले की ये त्रिज्या R है, गोले की ये वाली जो त्रिज्या है वो क्या है, R। बताओ ये जो गोला है उसकी त्रिज्या 2 बार काउंट होगी, मतलब इसका व्यास काउंट होने वाला है कितना, 2R, और इसकी त्रिज्या R। तो R, 2R और R कितना हो गया, 4R का स्क्वायर = A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि PQ क्या होगा, A होगा, और QR भी क्या होगा, A होगा। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर = क्या आ गया, 4R स्क्वायर। तो अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, √2A = 4R। देखिएगा यहाँ पर अपनी वो बात भी सिद्ध हो गई जो मैंने आपको BCC में बताई थी कि किसी वर्ग का जो विकिरण होता है उसकी जो लंबाई होती है, किसी वर्ग के विकिरण की लंबाई, ये वर्ग है, देखिएगा ये A है, ये A है, तो ये जो विकिरण होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, √2a होती है। कैसे फाइंड आउट करोगे, त्रिभुज बना के देख लो PQR, ठीक है। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना, PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR आपको फाइंड आउट करना है, तो PQ कितना है, A का स्क्वायर, QR कितना है, A का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर = क्या हो गया, 2A स्क्वायर। और 2A स्क्वायर का जब आप रूट लोगे तो बताओ क्या आएगा, √2a। तो बताओ √2a बराबर क्या हो गया, 4R हो गया। तो यहाँ तक आपको मैंने इसमें पढ़ा दिया है। मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाया मैं एक बार वापस से रिवाइज आपको करवा देता हूँ। मैंने पढ़ाया आपको घन की ज्यामिति पढ़ाई, फिर मैंने आपको ये बताया कोने पर 1/8वां अंश, फलक पर 1/2वां अंश, किनारे पर 1/4वां अंश, और घन केंद्र पर पूरा का पूरा भाग प्राप्त होता है। फिर मैंने आपको Z का मान ज्ञात करना सिखाया, और फिर मैंने आपको Z का मान याद करवा दिया डायरेक्टली, 1 2 का 4, SCC के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। और उसके बाद में मैंने A और R के बीच आपको संबंध बता दिया। SCC के लिए संबंध क्या आया, A = 2R, BCC के लिए संबंध आया √3a = 4R, और FCC के लिए संबंध आया √2a = 4R। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संकुलन दक्षता ज्ञात करना। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।